अनवी जिस साल बीए का एग्ज़ाम पास किया उसी साल उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में राजू को पता चला जो इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता था। वे दो भाई हैं, उनके पास 8 एकड़ का ज़मीन है जिस पर राजू का बड़ा भाई खेती करता था। राजू के घर वालों ने अनवी को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुन के अनवी की माँ ने कहा, बहन जी अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दिया जाए, इसके बाद बात आगे बढ़ेगा। आखिर ज़िंदगी तो उन दोनों को एक साथ गुजारनी है। इस पर राजू की माँ ने जवाब दिया, हमारा राजू बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए बार बार कहा मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे पसंद होगी। उसकी माँ सुनकर सभी लोग राजू की तरफ देखकर और राजू की तारीफ करने लगे। केवल अनवी के ही मन में बहुत सारे सवाल रह गए थे। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के की हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इस हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ ज़िंदगी बितानी हो उसे शादी से पहले इग्नोर कर ले या फिर देख ले। त्योहार सा माहौल बन गया था और उसे देखते ही बारात भी आ गई थी। लेकिन क्या दरवाजे पे अनवी ने सभी देख रहे थे। अनवी के साथ उसकी सहेलियां भी सभी देख रही थी। उसे सजाकर जयमाला के लिए ले जाया गया। मंच की ओर ले पहुंची अनवी हाथों पर वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नज़र पड़ते ही वह सने रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोर धरे उसके सामने खड़ा था। अनवी का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाला को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा जोड़ा मिल गया है। अनवी यह सब सोच रही थी तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कस के दबा लिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बड़े मन से राजू के गले में जयमाला डाल दी। वर को देखकर हर कोई उससे टिप्पणी कर रहा था। उसकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरत की हालात समझते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत अवश्य ही सुधर जाएगी। शादी के बाद अनवी जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसकी रूप रंग का खूब तारीफ हुई। उसके ननद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों का सेज तैयार कराई और रात को 9:30 बजे वे दोनों अनवी के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आए। रात के 10 बजे राजू ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राजू ने उसका घूंघट उठाया तो अनवी की खूबसूरत चेहरा देख के उसे खुशी का ठिकाना न रहा। वह देर रात तक अनवी का मुंह को चूमता रहा और उसका शरीर से प्यार में सहलाता रहा। जब राजू को पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार बना ही लिया था तो दोनों बार बार 1 ही मिनट में आधे मिनट का अंतर ही पस्त हो जा रहा था। अनवी सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटा रही थी। अनवी 5 दिन तक ससुराल में रही पर हर रात उसे कुछ ऐसा दुखदाई हालत से गुजरना पड़ता था। अनवी जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी को गले लगाकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की आवाज़ की वजह से बार बार पूछे जाने से सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद राजू बड़े भाई सुरेश के साथ ससुराल आया और अनवी को विदा करा कर ले आया। घर का पर्दा होने से चलते ही भयानक गर्मी में भी अनवी को राजू के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बड़े बरामदे में उसकी जेठ जेठानी सोते थे और उसका सास ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब राजू 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और अनवी काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे की चारपाई में शर्म मनाने की औरत की चित्कार की आवाज़ उसे सुनाई दी। यह आवाज़ तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में अनवी ने अपनी जेठानी के बातों ही बातों में आभास करा कि कल रात जब वह जेठानी के साथ धमाधमौची मचा रही थी
तो वह जग रही थी। अनवी की जेठानी यह सुन के बहुत शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं, रात को भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को वे रुई की तरह थून कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। घंटों छोड़ते ही नहीं हैं। मैं तो बेहद हो ही जाती हूँ और बेरहम भी, और अगले ही दिन घर के काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुन के अनवी का मन में हुआ कि अपनी छाती पीट ले, मगर उसकी हंस कर ही कहा, आप जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूँगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात अनवी की जेठानी बरामदे में ना लेटकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहाँ क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती। आज मैं कमरे में ही लेटूंगी, तुम्हें वहाँ लेटना है तो तुम लेटो। जेठानी ने कमरे से ही आवाज़ दिया। अनवी अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। राजू मालती के कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। मगर अनवी को आधी रात तक नींद नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे के बाहर निकली। बरामदे के जेठ खराटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वो वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसने पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण के लिए रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इम्तिहान हो गया था कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत कर सुरेश की चारपाई पर उसने चिपक कर लेट गई। नशे में चूर सुरेश की नींद जल्दी ही खुल गई। उसने अनवी को दबोच कर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही अनवी की झिझक दूर हो गई। वह भी सुरेश के साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तब तक अनवी संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ सुरेश ने जब उसे छोड़ा तब उसकी नज़र अनवी के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम। तभी अनवी ने सुरेश के मुंह में हाथ रख कर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक के नहीं है। मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। अनवी चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठ के सुरेश के पास जाकर प्यास बुझाने लगी। सुरेश ने 2-3 बार तक संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह हर रात अनवी का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे को पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सदियों से अनवी ने सुरेश से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने के लिए नींद की गोलियां डालकर राजू को अपने जेठानी को देने लगी। सुरेश अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात को राजू के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाती और अनवी के साथ मज़े लेता। मगर एक रात सुरेश की माँ जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी सुरेश को अनवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वह दबे पैर अनवी के कमरे में गई। राजू खराटे भर रहा था। उन्होंने अनवी के बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे, कुलच्छनी। अनवी छोरी पकड़े जाने से पहले ही सक पकाई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा, कब तक काबू रखा जा सकता है अम्मा। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरन खाई जाती है। आपके बेटे की हर औरत की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं जी सकूंगी अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुन के राजू भी जाग चुका था। उसे अब अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसीलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे में ही सुन रहा था और बाहर भी नहीं निकल आया था, क्योंकि उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक औरत को संतुष्ट कर नहीं पा रहा था। इसीलिए मजबूरन अनवी को सुरेश के पास जाना पड़ा। राजू क्या ही करता, वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसकी सास भी चुपचाप देखकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि कमी बहू में नहीं, बेटे में था। तो आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी स्टोरी डालूँ न्यू तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग हमें बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी। आप लोगों का कमेंट का वेट रहेगा। स्टोरी सुन के चले जाते हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
एंड लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।